हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। यदि आप इस साल 10वीं की तैयारी कर रहे हैं, मन लगा के कर रहे हैं या फिर नहीं भी कर रहे हैं, तो भी ये सवाल आपके सामने जरूर दिख गया होगा। और ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि अगर मैं ऐसा कहूं कि बोर्ड एग्जाम का पेपर गणित का बन जाए और ये सवाल न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली होगी। अच्छा, इस सवाल को लगाने के अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से बताते हैं। मैं भी एक तरीका बता रहा हूं आप लोगों को, बहुत क्रम वाइज है। एक सवाल सीख लेंगे, फिर रूट के अंदर कोई सा भी अभाज्य संख्या रहेगा, बहुत आसानी से उसी सेम पैटर्न पे आराम से हल हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। आज का सवाल, पहला सवाल क्या है मेरे दोस्त। पहला सवाल ये है, सिद्ध कीजिए कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना है, प्रूफ दैट अंडर रूट टू इज ए इरेशनल नंबर, यानी प्रूफ करना है, यानी सिद्ध करना है रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। हल करते हैं इसको। तो सबसे पहला लाइन हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे यहां से लिख रहे हैं, देखिएगा। सबसे पहले इसको हल लिखेंगे तो सबसे पहला लाइन आप लिखोगे इस सवाल में विरोधाभास से। विरोधाभास से, ये सबसे पहला लाइन है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको लिखना है विरोधाभास से। अच्छा, विरोधाभास से किए हैं तो क्या लिखना है, माना माना रूट दो एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। रूट दो हमने क्या मान लिया, एक परिमेय संख्या मान लिया। ठीक है ना। अब क्या, इसलिए इसलिए रूट दो बराबर पी बटा क्यू, हमने परिमेय संख्या मान लिया और इसको हमने पी बटा क्यू के रूप में लिख दिया। और यहां लिखना है क्यू इज नॉट इक्वल जीरो, क्यू जीरो के बराबर नहीं है। और एक बात इसमें लिखिएगा, पी व क्यू, पी व क्यू एक सह अभाज्य संख्या है, एक सह अभाज्य अभाज्य संख्या है। पी और क्यू क्या है, एक सह अभाज्य संख्या है, इसको भी लिखेंगे। अच्छा, सह अभाज्य संख्या क्या होता है, को प्राइम नंबर। ठीक है ना, सह अभाज्य संख्या क्या होता है, को प्राइम नंबर। ऐसे दो संख्याओं का युग्म जिसका एचसीएफ एक आए, ऐसे दो संख्याओं का युग्म यानी जोड़ा जिसके एचसीएफ कितना है, एक आए। ठीक है, अब यहां से क्या करना है, ये इधर भाग कर रहे हैं, इसको इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, यानी रूट दो गुणे क्यू हो जाएगा बराबर पी। इतना हुआ। अब क्या करेंगे, यहां दोनों पक्षों में वर्ग करने पर ये लाइन लिखेंगे। ठीक है ना, इसी पैटर्न पे एकदम आपको चलना है। अब ये देखिएगा ध्यान से, रूट दो क्यू, इसका हम वर्ग कर रहे हैं, इसका वर्ग किए बराबर पी का वर्ग किए, हुआ ना वर्ग इसका। अब देखिएगा मेरे दोस्त, ये रूट दो क्यू है, अगर हम इसका वर्ग करेंगे, रूट दो का गुणा रूट दो में करेंगे, दो हो जाएगा और क्यू स्क्वायर हो गया, बराबर हो गया पी स्क्वायर। देखिएगा कैसे ये हुआ है, ये देखिए रूट दो क्यू गुणे रूट दो क्यू, रूट दो कितना हो जाएगा, रूट चार हो जाएगा, और क्यू का क्यू में गुणा हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। चार किसका वर्गमूल होगा मेरे दोस्त, दो का गुणे क्यू स्क्वायर, इसी को हमने दो क्यू स्क्वायर इस तरह लिखे हैं। दिख रहा है ना, इस तरह हमने यहाँ पे इसको लिखा है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमने गुणा में यहाँ किया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर दो से गुणा कर रहा है, अगर हम इसको उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बटा दो हो जाएगा, होगा ना, क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बटा दो। अब यहाँ पे आप लिखेंगे क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा दो हो गया। अब पी स्क्वायर बटा दो एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, ये क्या है, पी स्क्वायर बटा दो एक पूर्णांक है, मतलब अंक पूरा है। पी स्क्वायर बटा दो एक पूर्णांक है, अतः देखिएगा यहां लगा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा,
ठीक है, थोड़ा तिरछा हो गया मेरे दोस्त, इसको तो सीधा कर लें, कम से कम तो ये तो सीधा हो जाए, इसका टेढ़ा हो गया। अब से बना लेते हैं, देखिएगा। ये ठीक है भाई, इतनी बात समझ आई आपको ना? कहां तक बात पहुंचा? क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा दो, और पी स्क्वायर बटा दो एक पूर्णांक है, अतः पी स्क्वायर दो से भाज्य है, ठीक है ना। जो भी पूर्णांक यानी पी के अंदर जो भी नंबर है वो दो से क्या है, भाज्य है। अतः अतः पी स्क्वायर दो से भाज्य है। पी स्क्वायर क्या है मेरे दोस्त, दो से भाज्य है। अब पी स्क्वायर दो से भाज्य है तो पी भी दो से भाज्य होगा, इसलिए इसलिए पी भी दो से भाज्य है। पी भी क्या है मेरे दोस्त, दो से भाज्य है। ये कैसे होगा, जैसे किसी भी संख्या का स्क्वायर यदि नीचे वाले नंबर से कट रहा है तो यदि सिंगल रहे तो वो भी पूरा का पूरा कट जाएगा, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसको एक चीज यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, इसको समीकरण एक नाम दे दीजिए, समीकरण एक, ठीक है ना, आगे अभी काम आएगा, ठीक है। अब यहां लिखेंगे माना माना p बटा दो बराबर k1। p बटा दो बराबर हमने क्या माना, k1 माना। अब p बराबर, अच्छा p बटा दो ही क्यों लिखा गया, क्योंकि p भी दो से भाज्य, यानी जब भाज्य है तो हम भाज्य है यानी भाग देने के लिए हमने बटे में उसको रखा है, ठीक है ना। इधर दो क्या कर रहा है, इधर दो भाग कर रहा है, बराबर को उधर भेज दे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, गुणा हो जाएगा, दो k1। इसको समीकरण नंबर दो नाम दे दीजिए, समीकरण नंबर दो, ठीक है। अब आगे देखिएगा क्या होगा। अब समीकरण दो तक बात हो गई, अब समीकरण नंबर दो से मान समीकरण एक में रखेंगे। अभी p बराबर दो k1 आया है, अब q बराबर कुछ भी लाए, जो भी आएगा आगे देखेंगे, पर ऐसा नंबर वहां लाना है, ऐसा नंबर आए जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, ठीक है ना। तो अब आगे क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे समीकरण दो से मान समीकरण एक में रखने पर, यहां लिख रहे हैं समीकरण दो से मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण दो से मान मेरे दोस्त कहां रख रहे हैं, समीकरण नंबर एक में। समीकरण एक कौन सा है, ये है ना। अब देखिएगा जहां p है वहां क्या रख देंगे, दो k1 रखेंगे, यानी p के जगह पे दो k1 रखेंगे, बाकी सेम का सेम ऐसे रहेगा, k स्क्वायर ऐसे रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है। अब p के जगह हम क्या रखेंगे, इसका मान रखेंगे, पर p का यहाँ स्क्वायर है इसलिए इसके मान का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा, यानी दो k1 का स्क्वायर, k1 का स्क्वायर बटे कितना है, दो है, बटे में दो। अब देखिएगा क्यू स्क्वायर बराबर दो का स्क्वायर कितना हो गया, ये चार हो गया, और k1 का स्क्वायर बटा दो। यहां तक बात पहुंचा है ना। फिर आगे देखिएगा, अगले पेज पे लेते हैं, कहां तक हुआ है, क्यू स्क्वायर बराबर 4k1 का स्क्वायर बटा दो। क्या हुआ था, यहां लिख रहे हैं क्यू स्क्वायर, देखिए यहाँ पे क्यू स्क्वायर बराबर 4k1 का स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बराबर 4k1 का स्क्वायर बटा 2, यही हुआ था ना। अब देखिए दो से हम इसको भाग दे दें तो कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर दो के वन का स्क्वायर बटा, बटे में कुछ बच रहा है, बटे में तो कुछ भी नहीं बच रहा है, दो के वन का स्क्वायर, ये हुआ ना। अब एक चीज देखिएगा, दो से ये गुणा कर रहा है, तो क्या कर रहा है, इधर गुणा कर रहा है k1 से, इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बटा दो बराबर क्या हो जाएगा, k1 का स्क्वायर। अब इसको समीकरण नंबर तीन नाम दे दीजिए, समीकरण नंबर तीन, ठीक है ना। अब बात आप ध्यान से समझिएगा, यहीं पे आप एक लाइन इसमें देखिए,
ये वाली, ये वाला लाइन समीकरण नंबर 1 देखिए, यहाँ पी स्क्वायर बटा 2 है और यहाँ देखिए क्यू स्क्वायर बटा 2 है, यानी सवाल लगभग 90% हल हो चुका है। दिख रहा है आपको? क्यू स्क्वायर बटा 2 है, उसके बाद यहाँ क्या है कि वहां पी स्क्वायर बटा 2 है, यहाँ क्यू स्क्वायर बटा 2 है। यहाँ उसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे अब ये जो था पी स्क्वायर बटा 2 एक पूर्णांक है, अतः पी स्क्वायर 2 से भाज्य है, इसलिए पी भी 2 से भाज्य है। फिर उसके बाद माना पी बटा 2 बराबर k1 माने थे, वहां के 2 मान लेंगे। फिर उसके बाद 2 को उधर भेजे थे, 2 k1 आ गया तो वहां q बराबर 2 k2 आ जाएगा। उसके बाद सवाल हल हो जाएगा। तो मैं कर रहा हूं, यहां वाला जो प्रोसेस हुआ था वही उधर करना है। क्या? पी स्क्वायर बटा 2 एक पूर्णांक है, वहां क्यू स्क्वायर बटा 2 एक पूर्णांक है। यहां लिखिए क्यू स्क्वायर बटा 2 एक पूर्णांक है। एक क्या है? पूर्णांक। जब ये एक पूर्णांक है तो क्यू स्क्वायर 2 से भाज्य है, क्यू स्क्वायर 2 से क्या है? भाज्य है। यहां तक समझ आया? अब जब क्यू स्क्वायर 2 से भाज्य है तो क्यू भी क्या होगा? 2 से भाज्य होगा। इसलिए इसलिए क्यू भी 2 से भाज्य है, इसलिए भी क्यू भी 2 से भाज्य है। इतनी बात समझ आई? अब वही सेम काम, जब भाज्य है तो हम बटे में लिखेंगे ना, यहां लिखेंगे माना क्यू बटा 2 बराबर k2, ठीक है ना। अब ये 2 इधर भाग कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा मेरे दोस्त? उधर जाके गुणा करेगा। यहाँ हो जाएगा q बराबर 2k2, इसको समीकरण नंबर 4 दे दीजिए, ठीक है ना। हमने कौन कौन से समीकरण किए अभी देखिएगा। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, उसके बाद फिर आगे क्या किया हमने, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। आप समीकरण नंबर 2 कहाँ है? समीकरण 2 और समीकरण 4 को देखिए। यहाँ P बराबर 2k1 आया, वहां क्या आया? वहां मेरे दोस्त Q बराबर 2k2 आया। अब समीकरण 2 व समीकरण 4 को लिखिए, ठीक है ना। लास्ट वाला लाइन लिखिएगा, यही लिख रहे हैं देखिएगा, ठीक है ना। यहीं पे लास्ट वाली लाइन में लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान से जरा देखिएगा। यहां लिखेंगे समीकरण 2 व समीकरण 4 से। समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 क्या है मेरे दोस्त? देखिए यहाँ पे, यहाँ दिख रहा है समीकरण 2 क्या है? P बराबर 2k1 क्या है? P बराबर 2k1 और Q बराबर 2k2, ये समीकरण 2 और 4 आ गया। अब आप पहला लाइन याद रखिए जो हमने शुरुआत में लिखा था। क्या लिखा है? यहां से P व Q एक सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या का मतलब मैं फिर एक बार बता रहा हूं, ऐसे दो संख्याओं का युग्म जिसका HCF कितना आए? 1 आए। पर यहां देखिए सह अभाज्य संख्या आया क्या? यहाँ P में भी 2 उभयनिष्ठ आ गया, Q में भी 2, यानी दोनों में 2 2 उभयनिष्ठ आ गया, तो सह अभाज्य संख्या रहा? नहीं रहा। यानी हम यहाँ कह सकते हैं क्या, समीकरण व 2 व 4 से स्पष्ट है कि, अब यहां लिखिएगा समीकरण 2 व समीकरण 4 से स्पष्ट है कि दोनों का उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब हम यहाँ पे क्या हो गया, समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट हुआ दोनों का क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जबकि हमने शुरू में क्या माना था? जबकि हमने P व Q को सह अभाज्य संख्या माना
जो कि हमारे कथन का क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। ठीक है ना। ये हमने क्या माना था, जबकि हमने P और Q को सहभाज्य संख्या माना था, और यहाँ क्या आ गया, सहभाज्य संख्या आया नहीं। तो यहाँ थोड़ा सा ऐसे लिख दिया जाए, समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है कि दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जबकि हमने माना था P व Q सहभाज्य संख्या है। जबकि हमने P व Q क्या लिखने ज्यादा बेहतर आएगा, यहाँ थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिए, जबकि हमने माना, शुरू में माने थे ना, माना था P व Q सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, जो हमारे कथन का विरोधाभास है। ठीक है, या फिर ऐसा लिख सकते, या तो ऐसा भी लिख सकते हैं, सहभाज्य संख्या है इसलिए हमारा कथन असत्य है, वही लिख दें, लिख लीजिए, आपकी मर्जी, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जबकि हमने माना था P व Q सहभाज्य संख्या है, अतः हमारा पूर्व कथन असत्य है। इसलिए लास्ट वाला लाइन, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है मेरे दोस्त, एक बार ध्यान से पूरा का पूरा सवाल आपसे देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है इसमें, सबसे पहला लाइन आपको जब भी सवाल दे, क्या, √2 एक अपरिमेय सिद्ध करने के लिए, √3 एक अपरिमेय सिद्ध करने के लिए, √5 यानी अंडर रूट में कोई सा भी अभाज्य संख्या आ जाए तो फिर कैसे हल करना है, देखिएगा। सबसे पहले आपको लिखना है विरोधाभास से, ठीक है ना। उसके बाद फिर जो भी नंबर दिया रहा है उसको लिख लीजिए, माना √2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अपरिमेय था हमने उल्टा उसको कर दिया, तो क्या हो गया, परिमेय हो गया। अब जब परिमेय हो गया इसलिए √2 बराबर P बटा Q, Q इज नॉट इक्वल 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं है, और हमने P व Q एक सह अभाज्य संख्या मान लिया, यानी को प्राइम नंबर हमने मान लिया। ठीक है ना। फिर उसके बाद ये Q इधर इधर भाग कर रहा था, इधर हमने भेजा, गुणा हो गया। अब अंडर रूट 2 गुणे Q बराबर P आ गया, दोनों पक्षों का हमने वर्ग किया, जब वर्ग किया √2 2 हो गया, यहाँ Q स्क्वायर हो गया बराबर P स्क्वायर हो गया। अब 2 से ये गुणा कर रहे थे, आगे भाग हो गया। अब ये समीकरण नंबर 1 हो गया, P स्क्वायर बटे 2 एक पूर्णांक है, हमने यहीं पे लिखा, ये P स्क्वायर बटा 2 एक क्या है, पूर्णांक है। फिर उसके बाद अतः P स्क्वायर 2 से भाज्य है, P की जगह कोई ऐसा नंबर है जो कि 2 से भाज्य है, इसलिए P भी 2 से भाज्य है। ठीक है ना। जब ये 2 से भाज्य हो गया तो हमने माना P बटा 2 बराबर K1, ये भाज्य है इसलिए हमने बटे में लिख दिया इसको, P बटा 2 बराबर K1 हो गया। ये 2 इधर भाग कर रहा था, उधर भेज दिया, गुणा हो गया, P बराबर 2 K1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखा, समीकरण 1 का ये अपने जगह पे रहा, 2 अपने जगह पे रहा। अब P स्क्वायर की जगह पे हमने P का मान रखा, इसको स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर किया 4 हो गया, एक के 1 का स्क्वायर हो गया। फिर आगे क्या था, 2 से 2 कट गया है, तो के स्क्वायर बराबर 2 के 1 का स्क्वायर हुआ। उसके बाद 2 से ये गुणा कर रहा है, इधर आके भाग हो गया। फिर वही प्रोसेस जो किए थे, क्यू स्क्वायर बटा 2 एक पूर्णांक है, क्यू स्क्वायर 2 से भाज्य है, इसलिए क्यू भी 2 से भाज्य है। फिर वही बात हमने इसको बट्टे में रख दिया और माना क्यू बटे 2 बराबर K2, क्योंकि हमारा उद्देश्य था पहले में Q बराबर P बराबर 2 लाना, 2 K1 जो भी था, फिर उसके बाद Q बराबर 2 K2 यही लाना, एक बार P बराबर लाना था, एक बार Q बराबर, यानी दोनों में हमको उभयनिष्ठ दिखाना था। अब समीकरण 2 व 4 से समीकरण 1 2 देखिए यहाँ बना है, समीकरण 2 कहाँ है, यहाँ, समीकरण 2 ये वाला हो गया, और समीकरण 4 कहाँ गया, ये वाला हो गया समीकरण नंबर 4। समीकरण 2 4 को हमने एक साथ रख दिया। समीकरण 2 व समीकरण 4 से स्पष्ट है कि दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। जब हम सहअभाज्य संख्या माने थे तो उभयनिष्ठ गुणनखंड
आ ही नहीं सकता है क्योंकि दो से अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। जब 2 आ गया तो हमारे कथन का विरोधाभास हो गया और हमारा कथन असत्य हो गया, जबकि हमने माना था p बाई q अभाज्य संख्या है, अतः हमारा पूर्व कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब अगला क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा, इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताइएगा। √3 जब √3 कर लीजिएगा तो √5 वहां रख लीजिएगा, किताब में मिल जाएगा। √7 रख लीजिएगा, √11 रख लीजिएगा, यानी जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं उसको रख के आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये नियम आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एक दो बार आप प्रैक्टिस में लाएंगे, आपको एकदम क्रम से याद हो जाएगा। एक बार ये तरीका आप सीख लिए, फिर कभी आपको भूलेगा भी नहीं, मजा भी आएगा और एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर भी मिलेंगे। धन्यवाद।